डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आते हैं जिससे हमारे किसान भाइयों की जो परेशानियां हैं कृषि क्षेत्र की उसका समाधान किया जा सके। आपकी समस्याओं का जब समाधान होगा तो आपकी खेती किसानी और बेहतर होगी, किसान भाई समृद्धशील होंगे, जिससे हमारा देश भी विकसित होगा। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है। जैसे इस कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, यानी कि सीधा संपर्क आपसे स्थापित किया जाता है और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषय लेकर आप तक पहुंचाते हैं ताकि उस विषय से जुड़ी हुई जो बारीकियां हैं, जो जानकारियां हैं, वो आप तक सही तरीके से पहुंचे और आपकी खेती किसानी में परिवर्तन आ सके और आप अच्छा खासा उत्पादन ले सके, अपनी आय को बढ़ा सके। हेलो किसान कार्यक्रम में आज ऐसे कौन से महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक बार इस पर नजर डालते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो विषय रहेंगे गन्ने में कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे करें, कैसी चुनौतियां इनमें होती हैं, और साथ ही सोयाबीन की खेती को लेकर क्या बातें किसान भाई ध्यान रखें जिससे उनकी उत्पादन क्षमता और बेहतर हो सके। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जो आपके सवाल होते हैं, इस विषय से जुड़े हुए जो आपके सवाल होते हैं, उन सवालों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करना होगा। टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061। इस नंबर को मिलाइए, अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए सीधा इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। फ़ोन करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो और आपके मोबाइल में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से हो सके। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800520717। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। लेकिन व्हाट्सएप करते समय एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपना सवाल आप जहां से भेज रहे हैं, अपना नाम और जिस जगह से भेज रहे हैं जगह का नाम लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अब इस खास कार्यक्रम में जो विषय हैं उससे जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे, एक बार उनसे भी आपको रूबरू करा दिया जाता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रसार अधिकारी गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर बुद्धेश्वर दुपारे जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर मध्य प्रदेश से आते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसे कि हमने आपको बताया कि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो नंबर या व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर या ईमेल के जरिए अपने सुझाव या अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो आज का विषय हमारा गन्ने में कीट एवं रोग प्रबंधन, इसके बारे में सवाल कर लेते हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी से। डॉक्टर पाठक जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि गन्ना की अगर हम बात करें तो गन्ना एक ऐसी फसल है जो हमारे किसानों की आजीविका को बहुत मजबूत करता है। बिल्कुल। गन्नों का इस समय बेहतर ख्याल रखने के लिए क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो शुरुआती तौर पर ध्यान रखनी चाहिए किसान भाइयों को? इस समय जो किसान भाइयों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर हम रोग और कीटों की बात करें तो जो गन्ने में रोग लगते हैं, पहले तो हमें ये समझने की आवश्यकता है। कई बार किसान भाई जानकारी के अभाव में हमारे गन्ने में कीट लगता है तो हमें कीटनाशी के बजाय वो कवकनाशी डालते हैं, फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, या बीमारी अगर लगी हुई है तो हमें फंजीसाइड डालने के बजाय कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले जो अहम बात है हमारे किसान भाइयों को ये जानने की जरूरत है कि हम देखें कि हमारे गन्ने की फसल में कीट का प्रकोप है या किसी बीमारी का प्रकोप है। अब बात यह है कि कैसे वो जानेंगे कि कीट है कैसे बीमारी है। जब हमारे गन्ने की फसल में किसी कीट का प्रकोप होता है तो कहीं ना कहीं हमारे गन्ने की पत्ती में या गन्ने के तने में कहीं ना कहीं छिद्र होगा, किसी कीट की उपस्थिति होगी, किसी कीट के द्वारा खाए जाने का निशान होगा, या
तने पे छिद्र होगा जिससे वो कीट अंदर जाता है। वहीं पे अगर किसी बीमारी का प्रकोप होता है तो इस तरह के बाहरी कोई लक्षण, कोई छिद्र या कोई खाया हुआ स्थान नहीं दिखाई पड़ता है। कोई बीमारी आती है तो पूरा गन्ना सूखने लगता है, गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि कीट का प्रकोप है या बीमारी का प्रकोप है। जब हम ये सुनिश्चित कर लें कि ये कीट है या बीमारी, उसके बाद हमें अगर कीटों की बात करें तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, गन्ने की फसल को 4 तरह के कीट नुकसान पहुंचाते हैं। पहला यह है कि बेधक कीट, जो गन्ने के तने को बेध करके नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थात उन कीटों का जो मुखांग होता है, मुंह होता है, वो काटने और चबाने वाला होता है। तो गन्ने के तने को या पत्तियों को चबा करके और खा करके गन्ने के तने के अंदर घुस जाते हैं। तो ये अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो किसान भाई समझ जाए कि बेधक कीट का प्रकोप है। दूसरी तरह के जो कीट होते हैं, इसमें कई तरह के कीट होते हैं। बेधक कीटों में अगर हम बात करें तो अंकुर बेधक कीट हैं, जो गन्ने का अंकुरण होते ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। चोटी बेधक कीट है जो मई जून से नुकसान पहुंचाने लगते हैं। जड़ बेधक कीट है जो गन्ने की जड़ को नुकसान पहुंचाने लगते हैं जी। तना बेधक कीट है जो गन्ने के तने को अगर मानसून के बाद या मानसून काल में नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये बेधक कीटों की बात हो गई। अगर हम चूसक कीटों की बात करें तो ये चूसक कीट क्या करते हैं कि ये उनका मुंह जो होता है वो चूसने और चुभाने वाला होता है। तो वो उनका अपना मुंह गन्ने की पत्ती में चुभा देते हैं, उससे पत्ती का रस चूसते हैं। तो इससे क्या होता है, गन्ने की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये हमें देखने की जरूरत है कि बेधक कीट लगे हैं या चूसक कीट लगे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो कुतर कर खाने वाले कीट होते हैं, जैसे ग्रास हाफर हैं जिनको हम टिड्डा कहते हैं, या सैनिक कीट हैं, या स्लग कैटरपिलर हैं जिनको करंट कीट कहते हैं। तो इस तरह के कीट अगर लगते हैं तो हमें फिर उनको अलग तरह से उनका उपचार करने की जरूरत होती है। इसी प्रकार बीमारियों की अगर हम बात करें तो बीमारियों की भी कई कैटेगरी है, 4-5 श्रेणियां हैं। अगर मुख्य रूप से कहें तो जो कवकों के द्वारा बीमारी लगती है, चाहे वो लाल सड़न बीमारी हो या फिर विल्ट हो, उकठा जिसको हम कहते हैं, या स्मट हो, कंडुआ जिनको हम कहते हैं, या पोक्का बोइंग बीमारी हो, या पाइनएप्पल डिजीज हो, तो ये सब फंगस के द्वारा लगती है। तो इसकी जब इस तरह की बीमारी हो तो हमें फंजीसाइड का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी हमारी लगती है, जैसे पतसूखा बीमारी है और बीमारियां हैं, तो उसमें फिर बैक्टीरियोसाइड का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पहले अच्छी तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि किस कीट का प्रकोप है, किस बीमारी का प्रकोप है, उस हिसाब से उसका नियंत्रण हमें करना चाहिए। बिल्कुल, डॉक्टर पाठक जी ने बहुत बेहतर तरीके से कीट और रोगों के बारे में बताने की कोशिश की है। इसको और विस्तार से समझेंगे और बारीकियां इनसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में गन्ने का खास योगदान है। ऐसे में फसल की देखभाल जरूरी है। फसल में शेष बची एक बोरी यूरिया जुलाई में मानसून की बरसात आने पर डालें। इस समय देश में कहीं कहीं बरसात भी हो रही है। ऐसे में कीट लगने की आशंका बढ़ जाती है। जुलाई महीने में चोटी बेधक की मादा तिल्ली पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। अंडे वाली पत्तियों को नष्ट कर दें और कार्बोफ्यूरॉन 3 जी दवा का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चोटी बेधक के नियंत्रण के लिए 1 हेक्टेयर में 4 ट्राइकोकार्ड इस्तेमाल करें। वहीं गुरदासपुर बेधक के नियंत्रण के लिए सूखे अगोले को काटकर जमीन में दबा दें। सफेद कीटाणु की रोकथाम के लिए लाइट ट्रैप लगाएं या पौधों पर कीटनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा दीमक का प्रकोप भी गन्ने में हो जाता है। हल्की जमीन और जहां सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हो वहां दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। यह कीट जमीन के अंदर और बाहर गन्ने की गठानों, जड़ों और आंखों को खाकर पूरे पौध को नष्ट कर देता है। कीटों के अलावा गन्ने में कई तरह के रोग लगने की आशंका भी रहती है। गन्ने में लाल सड़न रोग लगता है। अंकुरण के बाद इस रोग के लक्षण पौध की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। उकटा रोग भी गन्ने में हो जाता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में रोगग्रस्त पौधे बोने और पीले पड़ने लगते हैं। इसके अलावा घसैया या घासी प्ररोह रोग, पेड़ी कुंठन रोग और लालाधारी रोग गन्ने में लगने वाले प्रमुख रोग हैं। इन सभी रोगों से बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है और इसको हम कैश क्रॉप भी कहते हैं।
कहीं ना कहीं किसान इस पर बहुत बढ़िया तरीके से निर्भर रहते हैं और किसान की आजीविका को भी बेहतर करने में गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फसल की देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है और खासकर इस मौसम की बात करें। इस बारे में और बारीकियाँ जानेंगे डॉक्टर पाठक जी से, लेकिन डॉक्टर बुद्धेश्वर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी, जब हम सोयाबीन की खेती की बात कर रहे हैं, आज का हमारा विषय ये भी है, सोयाबीन की खेती किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, क्या इसमें संभावनाएं हैं और किसान भाई आगे चलकर इस खेती में क्या कुछ देख सकते हैं? किसान भाइयों, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कि देश में जितनी भी तिलहनी फसलें लगाई जाती है उसमें नंबर 1 पे इसका स्थान है जी। और देश में जितनी खाद्य तेल की आवश्यकता होती है उसमें से लगभग 25 से 26% अकेले सोयाबीन उसकी पूर्ति करती है जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण फसल है सोयाबीन। और उसके साथ साथ एक देश की अर्थव्यवस्था में भी इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोयाबीन का जो तेल निकालता है, तेल निकलने के बाद में जो खली बचती है जिसको कि DOC कहते हैं, ये एक एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है। अभी तक तो पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे निर्भर थी हमारी इकोनॉमी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देश में भी अभी सोयाबीन की खली का डोमेस्टिक उपयोग बढ़ा है और ये मुख्य रूप से जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है या डेयरी इंडस्ट्री वहाँ पे होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हम ये बताएंगे कि एक बहुत ही एक आर्थिक रूप से लाभकारी सोयाबीन की खेती है। खरीफ के मौसम में बोई जाती है और ये जो वर्षा आधारित खेती इसकी की जाती है। इसका बोनी का समय अगर हम देखें तो जून महीने से 20 तारीख के 20 जून से लेके इसकी बोनी की जाती है देश के विभिन्न क्षेत्रों में और ये 3 महीने या 90 से 100 दिन की फसल होती है। और उतने ही इसमें अगर देश की उत्पादकता की बात करें, औसत उत्पादकता सोयाबीन की, तो अभी जो है 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टर इसकी औसत उत्पादकता है। लेकिन हमारे जो कुछ किसान ऐसे कि जो 20 या 30 क्विंटल भी लेते हैं, तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि वो जो ऐसे किसान जो कि अधिक उत्पादन ले रहे हैं ऐसे क्या करते हैं और बाकी जो किसान है कहाँ पे उनकी कमियां रह जाती है। तो तकनीकी की जो एडॉप्शन की बात है, जो कि नई तकनीकें, नई किस्में निकलते हैं, नए जो रोग या कीट प्रबंधन के उपाय निकलते हैं, उसको अपनाने की आवश्यकता है ताकि हम हमारा भी जो जिनकी उत्पादकता कम है उसको भी हम बढ़ा सकें। बिल्कुल, समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। बहुत सही बात आपने कही है। अब सोयाबीन की खेती कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी क्या संभावना है, इसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से और आगे बारीकी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसलों में से एक है। सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी तेलंगाना में की जाती है। सोयाबीन की बुवाई जून के आखिरी हफ्ते से जुलाई के पहले हफ्ते के बीच की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए सोयाबीन की उन्नत किस्मों की बुवाई करें। किस्मों का चयन अपने इलाके के हिसाब से करें। उत्तर मैदानी इलाकों के लिए पूसा सोयाबीन 14, पूसा सोयाबीन 12, पूसा 9712, पूसा 9814, पूसा 16 और PK 416 किस्में लगा सकते हैं। वहीं मध्य भारत के लिए NRC 7 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए बिरसा सोयाबीन 1, इंदिरा सोया 9, प्रताप सोया 9, JS 8021 किस्में लगाई जा सकती हैं। वहीं उत्तर पहाड़ी क्षेत्र के लिए शिलाजीत, पूसा 16, हरा सोया, पालम सोया, पंजाब और PS 1241 किस्में लगा सकते हैं। सोयाबीन की बुवाई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही इस्तेमाल करें। अगर खुद के खेत में पिछली बार बचाए गए बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें पहले उपचारित कर लें। बाजार से लिए गए बीज प्रामाणिक हो, इसके लिए सहकारी बीज भंडार से बीज खरीदें। सोयाबीन की बुवाई पंक्तियों में करें, इससे निराई करने में आसानी होती है। पौध जब बढ़वार लेने लगे तब फसल की शुरुआती देखरेख करें। बरसात में खरपतवार की समस्या हो सकती है। बचाव के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी कर सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो जिन हिस्सों में बरसात नहीं हो रही हो
वहाँ ज़रूरत के हिसाब से फसल में सिंचाई करें। सोयाबीन को कुल 3 से 4 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। साथ ही फली बनने के समय सिंचाई ज़रूरी है। सोयाबीन में पत्तियों का धब्बा रोग और पीला मोजेक रोग लगने की आशंका रहती है। रोगों के शुरुआती लक्षण देखने पर संक्रमित पौधों को उखाड़कर अलग कर दें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो सोयाबीन की खेती को लेकर क्या कुछ बारीकियां हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर पाठक जी का फिर से एक बार रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक जी, जैसे आपने पहले बताया कि कई तरह के रोग हैं और कई तरह के कीट हैं, उनके नाम भी आपने बताए, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब किसान भाई गन्ना लगाते हैं और उनकी फसल में कीट या रोग लग जाती है, कैसे अंतर पहचाने कि ये कीट है या फिर ये रोग है? कोई भी उपचार करने से पहले ये पहचाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कीट है और ये रोग है, तो दोनों के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए? देखिए, अगर किसी कीट का प्रकोप गन्ने की फसल में अगर होगा जी, तो निश्चित रूप से गन्ने की पत्ती पे उसके खाए जाने का निशान होगा, कटने का निशान होगा। गन्ने के तने पर कहीं न कहीं कोई छिद्र होगा जिससे बेधक कीट उसमें घुस करके और अंदर वो खाते हैं। गन्ने की पे कहीं न कहीं छिद्र दिखाई पड़ेगा। गन्ने की आँखों से जो तना बेधक कीट है वो गन्ने की आँखों के सहारे वो गन्ने के तने के अंदर घुसता है। गन्ने की पत्ती की मध्य सिरा में छिद्र करके और चोटी बेधक कीट घुसता है और घुस करके फिर वो ऊपर तक पहुंच जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी प्रकार का कीट का प्रकोप होगा तो इस तरह के बाहरी लक्षण दिखाई पड़ेंगे और कीट की उपस्थिति उसमें जरूर होगी। ऐसी स्थिति में हमें किसी न किसी कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। संबंधी जो कीट लगा हो उस के संबंध में उसका उपचार करना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हमारी बीमारी का अगर प्रकोप होता है, मान लीजिए अगर हमारी गन्ने के खेत में लाल सड़न बीमारी लग गई है, तो लाल सड़न बीमारी में कहीं कोई कीट ऊपर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई छिद्र नहीं दिखाई पड़ेगा, कहीं की पत्तियों के कुतरे जाने का निशान नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि गन्ने, सबसे पहले जो लाल सड़न रोग की बीमारी होती है उसमें गन्ने की पत्ती की जो मध्य सिरा होती है वो मध्य सिरा पे लाल रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। मध्य सिरा सामान्य तौर पर सफेद होती है और उस मध्य सिरा पे सफेद धब्बे लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं जी। और लाल सड़न रोग की बीमारी से जब धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो पत्ती की ऊपरी सतह पे और निचली सतह पे दोनों तरफ ये लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं। और ये लाल धब्बे शुरू होकर के जहां से पत्तियां गन्ने के तने से चिपकी हुई होती हैं, लीफ सीध जिसको बोलते हैं, वहां से ये लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं। तो जब बीमारी का प्रकोप होता है तो इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगर उकठा रोग की बात करें तो गन्ने के तने का अंदर का जो गूदा होता है वो पूरी तरह से खोखला हो जाता है। गन्ने की पत्ती की जो मध्य सिरा होती है वो पीली हो जाती है। तो बीमारियों में हमारे इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और कीट में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो कहीं न कहीं हमारे तने को नुकसान पहुंचाया जाता है, कहीं पत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, कीट की उपस्थिति होती है, कहीं छिद्र दिखाई पड़ते हैं। तो इससे हम अंतर कर सकते हैं कि ये कीट का प्रकोप है और ये बीमारी का प्रकोप है जी। तो किसान भाई, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं जो दोनों के अंतर है। और किसी भी दवा या किसी भी उपचार को इस्तेमाल करने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए, क्योंकि डॉक्टर पाठक ने पहले भी बताया और ये हम बार बार आपसे अपील करते रहते हैं कि दोनों के अंतर को जब आप समझेंगे तभी आप बेहतर उपचार कर सकेंगे। फिलहाल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि गन्ने के खेती में जो 5 चीजें हम अपनाते हैं, जैसे विधि की बुआई है, साफसली खेती है, ड्रिप सिंचाई है, रेनट्यूब मैनेजमेंट और मल्चा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारी लागत कितनी कम आती है और पैदावार हमारी कितनी बढ़ जाती है? जी नंदस्वरूप जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर पाठक जी, इनके सवाल का आपने सुना, इनके सवाल का जवाब। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम ट्रेंच विधि से अगर खेती करते हैं, सफसली खेती करते हैं या मल्चिंग करते हैं, तो हमारी पैदावार कितनी बढ़ती है और लागत में कितनी कमी आती है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंच विधि। अगर आप ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने का जो जमाव होता है, जहां सामान्य विधि से गन्ने का जमाव हमारा केवल 40 से 45% होता है, वहीं पे अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारा जमाव 70 से 75% होता है। और आप सभी जानते हैं कि यदि जमाव हमने बेहतर कर लिया तो आधा काम हमने खेती में कर लिया। तो ये जमाव का जो अंतर है ये ट्रेंच विधि में मिलता है। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने में जितने कल्ले निकलते हैं, गन्ने में जो टिलरिंग होती है, ब्यात होती है, उसमें से 80% कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि हमारी असली उपज वही है कि जो कल्ले निकले उसमें अधिकतर कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाएं। तीसरी चीज़ ये है कि ट्रेंच विधि में जो हमारा सिंचाई का खर्च आता है वो 50% घट जाता है, क्योंकि हम गन्ने की नालियों में ही बुआई करते हैं। तो जहाँ एक तरफ ट्रेंच विधि में बीज का खर्चा हमारा बढ़ जाता है, वहीं पे हमारा जमाव अधिक हो जाता है, टिलरिंग अधिक होती है, टिलरिंग के बाद मिलेबल केन अधिक हो जाते हैं, और साथ ही साथ सिंचाई का जो खर्चा होता है वो हमारा कम हो जाता है। और गन्ने की एक समान बढ़वार होती है और एक उसमें उपज जो सामान्य विधि में जहाँ पे हम 700-800 कुंटल पैदावार लेते हैं, वहीं पे ट्रेंच विधि में हम 1200 से लेकर 1500 कुंटल पैदावार लेते हैं बड़े ही आराम से। दूसरी चीज़ जो नंदकिशोर जी ने कहा कि सहफसली खेती से हमारा क्या फ़ायदा है। जब आप गन्ने के साथ सहफसली खेती करते हैं तो आपको 1, 3 या 4 महीने में एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया मिल जाता है आपको। अगर आप किसान भाई शरद काल में गन्ने की बुआई करते हैं, उसके साथ आलू लेते हैं, लहसुन लेते हैं, मटर लेते हैं, मसूर लेते हैं, तो इससे उनको 3-4 महीने में एक अतिरिक्त आमदनी उनको मिल जाती है। तो गन्ने की लागत और कम हो जाती है, क्योंकि गन्ने की जो बुआई हम करते हैं 4 फीट 4.5 फीट की दूरी पे करते हैं, और गन्ने को उस जगह की आवश्यकता 120-130 दिन बाद पड़ती है। तो हम 120-130 दिन में एक ऐसी फसल ले लें जिससे उस जगह का भी उपयोग हो जाए, उसमें खरपतवार ना है, और एक हमें अतिरिक्त आमदनी आ जाए। तो यहाँ भी हमें अतिरिक्त आमदनी मिलती है और लागत हमारी कम होती है। मल्चिंग की बात करें, अगर जैसा कि नंदस्वरूप जी ने कहा, अगर आप मल्चिंग करते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि गन्ने की पत्तियाँ जो होती हैं, गन्ना काटने के बाद अगर आप उसकी पत्तियों को, पेड़ी अगर आप ले रहे हैं तो उसकी पत्तियों को आप पूरे खेत में फैला दीजिए 7 से 8 सेंटीमीटर। फैलाने के बाद उसमें मल्चर चला दीजिए। मल्चर चलाने से ये फायदा होगा कि जितनी गन्ने की सूखी पत्तियां होंगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगी, और जो आपका ठूंठ ऊपर है वो भी मल्चर चलाने से कट जाएगा। जी डॉक्टर पाठक जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। एक दर्शक है हमारे साथ उड़ीसा से, जिनका कॉल हमारे पास आया है। मैं आपके समय दूंगा, फिर से आप बात पूरी कीजिएगा। तुषार कुमार पटनायक हैं उड़ीसा से। तुषार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। तुषार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। सोयाबीन की उन्नत किस्म क्या है, उसके बारे में जानना। सोयाबीन की उन्नत किस्म क्या है, उसके बारे में जानना। आपका सवाल हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक बार दोहराएंगे जरा। सोयाबीन की उन्नत किस्म क्या है, उसके बारे में जानना था। जी तुषार जी, आपके सवाल को हम समझ गए हैं। जवाब देते हैं डॉक्टर बुद्धेश्वर जी। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी, हमारे दर्शक हैं, जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की उन्नत किस्म के बारे में जानकारी चाहते हैं। जो हमारे पटनायक जी है, किसान भाई जो पूछ रहे कि उनके क्षेत्र के लिए सोयाबीन की कौन सी किस्म उपयुक्त है, तो जो इनका जो क्षेत्र आता है, जो हम इसको ईस्टर्न जोन कहते हैं, पूर्वी क्षेत्र जो देश का है, उसके लिए वैसे तो कई किस्में अनुशंसित की गई है, जिसमें कि अब अगर बात करें तो मैक्स की कुछ किस्में 1460 है, 1407 है, कुछ जो छत्तीसगढ़ के रायपुर कृषि विश्वविद्यालय से निकली है RSC की, और एक और किस्म जो हमारी भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से निकली है, जिसका नाम है NRC 128। तो कई सारी किस्में हैं जो कि लगभग
90 से लेके 105-110 दिन में परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। जो भी आपको जो नज़दीकी जो कृषि विश्वविद्यालय है या हमारा जो सेंटर है, वहाँ पे आप उनके माध्यम से भी जो विकसित किस्म है वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो मोटी तौर पे अगर कहा जाए तो जो RSC की किस्म है, NRC की 128 है, ये बिल्कुल नई किस्म है जो कि आप इस समय पे ट्राई कर सकते हैं। जी, तो तुषार जी, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। फिलहाल एक दर्शक है जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। उमेश दत्त हैं, जिला शामली से। वो कह रहे हैं, नमस्कार, आपका ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है हमें। किसानों को और अपने जो कीट प्रबंधन की गन्ने की रोग पर प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताया। हमारे ज़िले में एक नया रोग चल रहा है इस समय, जो गन्ने की पत्ती में सफ़ेद की तरह बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं। इसको किस प्रकार से दूर किया जाए, कृपया हमें बताएं। और ये भी साथ में कह रहे हैं कि हमारे गांव के सभी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है। जी, धन्यवाद आपका उमेश जी। और हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये DD किसान चैनल लगातार किसानों के हित में काम करता है और आप तक सभी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि हमारे किसान भाई आगे बढ़ें और प्रगतिशील हो सकें। डॉक्टर पाठक जी, इनके सवाल का जवाब। एक्चुअली इनका कहना ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दो चीज़ों का प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है, एक तो चोटी बेधक कीट का प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है। कई किसान भाइयों के कॉल्स भी आ रहे हैं। तो चोटी बेधक कीट जो है, ये मैं बताना चाहूँगा अपने प्रिय किसान भाई को कि चोटी बेधक कीट की इस समय तीसरी पीढ़ी चल रही है जी। और तीसरी पीढ़ी जून के लास्ट में आती है, जो हमारे गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। मुझे उम्मीद है कि किसान भाई ने वो क्लोरेंट्रोनिरिप्रोल 18.5 SC की 375 ml को 1000 लीटर पानी में घोल बना करके और ड्रेंचिंग जरूर कर दिए होंगे सूखे खेत में, उसके बाद सिंचाई कर दिए होंगे। ये इसका बेहतर नियंत्रण है अगर आप इसको कर लिए हैं। यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं किसान भाई, तो तीसरी पीढ़ी के नुकसान और चौथी पीढ़ी के नुकसान से बचने के लिए कार्बोफ्यूरान 3G 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गन्ने की लाइनों में नमी की अवस्था में उसमें बुरकाव कर दें। चोटी बेधक कीट के लक्षण जो किसान भाई मैं बता दूं कि ये कीट गन्ने की, इसकी सूंडी ही गन्ने को नुकसान पहुंचाती है और इसकी सूंडी गन्ने की पत्ती की मध्य सिरा से होते हुए ऊपर अगोले की तरफ चली जाती है जी। और अगोले की कोमल जो कलिकाएं हो उसमें घुस करके और अंदर ही अंदर वो खाती रहती है, जिससे ऊपर का जो पोर्शन होता है वो बंची होता है, झाड़ी नुमा हो जाता है, जिसमें फिर बाद में बंची टाप बन जाता है। तो इससे हमारी काफ़ी नुकसान होती है हमारी फसल को। तो उससे बचने के लिए मैंने बताया कि मई में अगर आप बेहतर रूप से क्लोरेंट्रोनिरिप्रोल का प्रयोग कर दें तो इस कीट से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। इसके अलावा आप फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40%, ये दोनों मिला करके अगर आप डाल देते हैं तो ड्रेंचिंग कर देते हैं तो भी आप इस कीट को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जी, तो शामली के जो दर्शक हैं हमारे, वो इस समाधान को इस्तेमाल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ, नईमुद्दीन, झांसी उत्तर प्रदेश से। नईमुद्दीन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नईमुद्दीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। तो बुंदेलखंड में तो पानी का अभाव है, तो फिर बुंदेलखंड के किसान क्या करें गन्ने की फसल के लिए? जी नईमुद्दीन जी। पाठक जी, आप गन्ने की ऐसी किस्मों का प्रयोग करें जिनको पानी की कम आवश्यकता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। और गन्ना शोध संस्थान द्वारा ऐसी कई किस्में विकसित की गई हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा अपने किसान भाई से कि आप उन किस्मों का प्रयोग करें जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं। जैसे कोसा 10-239 गन्ने की किस्म है जो अच्छी पैदावार देती है। UP 14-234 गन्ने की किस्म है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार आपको देती है। हमारी एक वैरायटी है सामान्य कोसा 08279, ये कम पानी में अच्छी पैदावार देती है। तो आप वहाँ पे ऐसी किस्मों का प्रयोग करें जो कम पानी में अच्छी पैदावार देती हैं। जी, तो नईमुद्दीन जी, आप इन उन्नत किस्मों का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने निकटतम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे भी संपर्क करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। देशराज है मध्य प्रदेश से। उनका सवाल है कि सोयाबीन की खड़ी 15 दिन की फसल में क्या DAP और यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और पहला कचरा दवाई कब डालें? पिलाऊ वाले खेतों में कैसे इस्तेमाल करें? देशराज जी नमस्कार। सबसे पहले जैसे कि आपका प्रश्न है कि जो कौन सी दवाई इस्तेमाल करें,
देखिए, अब जो सोयाबीन की फसल आपने बोनी की है मध्य प्रदेश में, अभी अगर हम बात करें आज का पहला सप्ताह है जुलाई महीने का, तो लगभग मध्य प्रदेश में 70-80% एरिया में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है। और इस समय पे अगर देखा जाए तो सोयाबीन की फसल लगभग 10 दिन की हो गई है। तो इस स्थिति में खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 प्रकार की दवाइयाँ जो कि खड़ी फसल में उपयोगी, जो अनुशंसित की गई, वो उपलब्ध है। लेकिन उससे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने सोयाबीन के बोनी के बाद में जो तुरंत जो उपयोगी, जो बोनी के तुरंत बाद उपयोगी, जिसको कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड कहते हैं, वो अगर आपने उसका छिड़काव किया है तो इस समय पे आपको डालने की जरूरत नहीं। यदि ये नहीं किया है तो 10 से 12 दिन के बाद में उपयोगी जो अनुशंसित खरपतवार नाशक है, जिसमें कि इमेजितापायर के भी फॉर्मुलेशन है, 2 अलग अलग दवाइयाँ हैं, तो 1 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। और इसके अलावा जो भी कई सारी दवाइयाँ जो कि क्विजालोफॉप इथाइल है, क्विजालोफॉप बिटाइल है, फिनॉक्सीप्रॉप है, तो ये सब जो है 10 से 12 दिन के बाद में, बोनी के बाद में उपयोगी किए जाने वाली जो दवाइयाँ है। यदि आपकी फसल अगर 15 से 20 दिन की हो गई है तो उसके लिए जो दूसरी दवाइयाँ है, तो फ्लूथियासिड मिसाइल एक बिल्कुल नई दवाइयाँ यहाँ पे आई है, और प्रोपोक्विजाफॉप है। तो कई सारी दवाइयाँ, इसमें आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भाई अधिकतर क्या कहते हैं कि दवाई की मात्रा जो अनुशंसित की गई है वो तो लेते हैं, लेकिन पानी की मात्रा में थोड़ी सी कमी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। यदि आप जो नैपसैक स्प्रेयर होता है, जो कि पीठ के ऊपर चला के हम उपयोग करते हैं, तो वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रति हेक्टर जो पानी की मात्रा आपको लगेगी 450 से 500 लीटर। यदि आप ट्रैक्टर चलित जो पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे खरपतवार नियंत्रण के लिए हो या कीट नियंत्रण के लिए हो, तो यही जो 450 से 500 लीटर पानी की मात्रा को हम कम कर सकते हैं 120 लीटर प्रति हेक्टर तक। लेकिन दोनों स्थितियों में दवाई की मात्रा जो अनुशंसित की गई उतनी ही लगेगी, पानी की मात्रा जो आप कम करते हैं उसमें थोड़ा सा जो दवाई का एक्चुअल प्रभाव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, या कई बार अगर वो कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है तो जो कुछ दिनों तक के लिए फसल के ऊपर एक पीलापन आ जाता है या प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखें। तो जो बेंटाजोन है, क्लोरीमुरान इथाइल है, 10 से 12 दिन में उपयोगी कर सकते हैं। और जितने भी क्विजालोफॉप है, वो जो दवाइयाँ है, तो वो आप 15 से 20 दिन के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। उनको बताइए, चौड़ी पत्ती को घास को मारने वाली दवाई है, कुछ सकरी पत्ती को जो खरपतवारों को मारने वाली दवाई है। तो एक दवा लेते हैं, फिर दूसरी दवा लेते हैं, और उसके साथ में ये भी करते हैं कीटनाशक भी उनको मिलाकर डाल देते हैं। उनका कहना होता है कि अभी इल्ली आने वाली है तो दोनों चीज़ें एक साथ कर ले। तो इसके बारे में कभी कभी ये हो जाता है कि जो कंपेटेबल कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, तो कुछ दवाइयों की जो कंपनियां हैं उन्होंने दोनों प्रकार की जो दवाइयां हैं उसको पूर्व मिश्रित बना के रख दिया है, जैसे कि इमेजितापायर प्लस इमेजितापायर। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है जो फोन लाइन के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद अपना समय लीजिएगा आप। गौरव कुमार है मुरादाबाद से। गौरव जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी गौरव जी। जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी बोल रहे हैं, संजीव पाठक जी। जी, अपना सवाल पूछिए गौरव जी। जी पूछिए। जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं मुरादाबाद से गन्ना किसान गौरव कुमार, दीवान सुगर मिल भगवानपुर जी। मेरा सवाल ये है कि अर्ली वैरायटी 13235 में कंडुआ रोग काफी आता है जी, तो उसके उपचार एवं बचाव के बारे में मुझे आप बताएं। जी गौरव जी, आपके सवाल का जवाब दिया था डॉक्टर पाठक जी। ठीक है। 13235 में कहीं कहीं पे स्मट देखा जाता है कंडुआ। गौरव जी आप कह रहे हैं, सही है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बीज का उपचार अगर आप करके बो रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। जब आप गन्ने की बुआई करें, बेहतर अगर है कि अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट से अगर आप बीज को उपचारित करके बोते हैं, जिसमें 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 घंटे तक बीज को उपचारित किया जाता है। यदि आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट से बीज को उपचारित करके बुआई करते हैं तो पूरी तरीके से आप निजात पा सकते हैं। STD मशीन जो सेट ट्रीटमेंट डिवाइस होती है, उस पर 15 मिनट पे अगर आप उपचारित करके कार्बेंडाजिम से या थायोफिनेट मेथिल के 0.1% घोल से अगर उपचारित करके बोते हैं तो पूरी तरीके से आप कंडुआ को रोग को निजात पा सकते हैं। अगर खड़े खेत में अगर ये लग गया है, मान लीजिए कि कंडुआ लग गया है, तो आप एक चीज़ आपको ध्यान रखना है
कि गन्ने की बीज से जो काले रंग के कोड़ा जो बना हुआ है, काले रंग के कोड़ा जो निकलता है, उसको आप किसी पॉलीथीन से ढक करके आप ढकने के बाद फिर उसको तोड़ करके निकाल दें और प्रभावित कलम को निकाल दें, तो भी आप इसको फैलने से रोक सकते हैं। जी, तो गौरव जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर पाठक जी ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। उम्मीद है कि आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आप अच्छा खासा आय बढ़ा सकेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। विशाल हैं। विशाल जी, आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। विशाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, बोलिए। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, सोयाबीन में हमने खरपतवार में हमने बहुत दवाइयाँ डाली, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है वहाँ पे, मतलब कचरा अभी खत्म नहीं होता है। जी, विशाल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? MP मंदसौर से। जी, मध्य प्रदेश से इनका सवाल है। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी। विशाल जी, ये है, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी दवा डाली है और किस समय पे उपयोग किए जाने वाली दवा डाली है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसे कि जो बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक है, जैसे कि डाइक्लोसुलम है, तो वो जो है 72 घंटे के अंदर में डालना चाहिए। लेकिन एक चीज़ वो भी है कि जब हम दवाई का छिड़काव करते हैं खरपतवार नाशक का, तो उससे 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक बारिश नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति हुई होगी तो हो सकता है कि जो खरपतवार नाशक का जो प्रभाव है वो अच्छे से नहीं मिला होगा। नहीं तो अगर जो, और कई बार दूसरी बार ये भी हो जाती है कि जो दवा डाली आपने तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका ब्रांड क्या है, मतलब अच्छी अगर ब्रांड की दवा रहती है तो उसका प्रभाव भी अच्छा होता है। और उसके पानी की मात्रा, जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा है, वो कितना लिया था वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो आप हमेशा, आपको किसान भाइयों को ये सलाह है कि अच्छी दवा लें और उसको जो छिड़काव का जो तरीका है, जब आप खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं उसके लिए जो स्प्रेयर जो होता है उसका जो नोजल होता है वो भी अलग प्रकार के आता है, कट नोजल उसको कहता है। तो फ्लड जेट नोजल होता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि किसान भाई वही जो नोजल इस्तेमाल करता है जो कीटनाशक के लिए उपयोग करता है। तो यदि आप खड़ी फसल में उपयोग करते हैं तो फ्लड जेट नोजल का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, एक और दर्शक हैं डॉक्टर बुद्धेश्वर जी, जो राजेश हैं और मध्य प्रदेश से आते हैं। इनका सवाल है कि मेरी सोयाबीन की फसल 18 दिन की हो चुकी है, लेकिन उसमें पीलापन है और जो कि पौधे की कोपल पीली है और पत्ते की नसें हरी हैं, उस पत्ते पर बैंगनी रंग के धब्बे हैं, इसका उपचार बताइए। देखिए, पीलापन तो कई प्रकार से आता है और किसी भी प्रकार से, मतलब कई प्रकार के लक्षण इसमें देखे जाते हैं। जहाँ तक मुझे एक स्थिति यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, पिछले कुछ, जब कई किसानों ने मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बोनी जो 13-15 जून के आसपास करी थी, जिनके की अभी इस समय पे फसल की स्थिति जो मैं समझ पा रहा हूँ 18-20 दिन की हो गई है। तो जो बोनी तो कुछ किसानों ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद में एक सूखे की स्थिति बनी थी। बोनी होगी लेकिन उसके बाद बारिश नहीं थी। तो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि इस स्थिति में एक जो लोह तत्व की जो कमी होती है, जो कैल्शियम की प्रभाव से लोह तत्व की कमी देखी जाती है, उससे सोयाबीन की पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे अगर ऐसे लक्षण है तो वो घबराने की जरूरत नहीं। जब बारिश आपके क्षेत्र में हो जाएगी तो अपने आप फसल जो पूर्णतः हरी हो जाएगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो बीमारी से अगर हो जाती है, मान लीजिए कि जो कुछ इस समय पे कुछ सड़न का जो रोग आता है, जैसे कॉलर रॉट, गर्दनी सड़न इसको कहते हैं, या रूट रॉट हो जाता है, आप तो ये करना पड़ेगा कि वो जो छोटे छोटे नवजात पौधे हैं वो आपको उखाड़ के देख लीजिए, और उसके तने के ऊपर यदि कोई आपको फंगस या इस प्रकार के जो स्क्लेरोसिया दिखते हैं तो उसको देखने के बाद में आप
जो फफूंदनाशक जो है, कई प्रकार के फफूंदनाशक इसके लिए अनुशंसित किए गए, उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और उसका एक छिड़काव कर ले। तो ये एक स्थिति अब इस समय पे आप देखी जा रही है। लेकिन मुझे जो लगता है कि सूखे के कारण भी ये हो सकता है, बारिश आने के बाद में अपने आप ठीक भी हो सकती है। जी, डॉक्टर पाठक जी का रुक लेते हैं। डॉक्टर पाठक जी, हम देखते हैं कि गन्ने के जो किसान भाई हैं वो बताए गए सभी उपचारों को इस्तेमाल भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, और लेकिन कई गन्ना किसानों की ये शिकायत रहती है कि हमारे गन्ने में फुटाव हो रहा है। ऐसी समस्या का क्या समाधान है और किसान भाई से कैसे निपटें? गन्ने में फुटाव हो रहा है कि कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं कि वो उनकी बड जो होती है वो सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए एक वैज्ञानिक संस्तुति ये है कि गन्ने में जितने भी उर्वरकों जो संस्तुत उर्वरक हैं उनका प्रयोग मानसून से पूर्व हमें कर देना चाहिए। जी, कुछ वैरायटियां सेंसिटिव हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कोसा 13-235 की, तो अगर हम मानसून काल में अगर हम ऊपर से यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं जी, तो उसकी आंखों में फुटाव होने लगता है। इसलिए उस वैरायटी से बेहतर पैदावार लेने के लिए हमको मानसून से पहले अर्थात जून के लास्ट तक जितने उर्वरक की सारी संस्तुति जो है उसको पूर्व में डाल देना चाहिए। मानसून काल में उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी, वैसे भी मानसून काल के पहले ही जो उर्वरक की संस्तुत मात्रा है डाल देना चाहिए। होता क्या है कि मानसून काल में गन्ने में बढ़वार होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर गन्ना प्रति सप्ताह लगभग 4.9 इंच की दर से बढ़वार करता है। इन 3 महीनों में गन्ना अपनी पूरी बढ़वार का लगभग 80% बढ़वार करता है। तो उसके पहले अगर हम खाद और उर्वरक सब डाल चुके रहेंगे तो गन्ने की बढ़वार अच्छी होगी। अगर हम मानसून काल में देंगे तो गन्ने में उस समय भी टिलरिंग होगी, ब्यात होगी, तो फिर उसकी जो लंबवत बढ़वार है उसकी लंबवत बढ़वार अच्छी नहीं होगी। तो इस वजह से 2 फायदा है, अच्छी पैदावार भी आपको मिलेगी अगर आप मानसून के पूर्व उर्वरकों की सारी संस्तुत मात्रा कर दें, और दूसरा ये है कि गन्ने की आंखों में फुटाव भी नहीं होगा। जी, और साथ ही पाठक जी, कई किसानों की ये भी शिकायत रहती है कि गन्ने की मोटाई नहीं बेहतर तरीके से हो पाती, बहुत पतले पतले उनके गन्ने होते हैं, सूख जाते हैं गन्नों में वो दम नहीं रहता। गुणवत्ता को कैसे बेहतर कर सकें किसान भाई? गुणवत्ता बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कई किसान भाई 1.5 फीट की दूरी पे 2 फीट की दूरी पे गन्ने की बुआई करते हैं लाइनों में। जब हम इतनी कम दूरी पे गन्ने की बुआई करेंगे तो पैदावार हमें अच्छी नहीं मिलेगी। एक सीधा सा फार्मूला है कि गन्ने की बुआई हमको कम से कम 4 फीट की दूरी पे करना चाहिए। 4 फीट की दूरी पे हम इसलिए करते हैं कि गन्ने की पत्तियों को फैलने का पूरा स्थान मिले। जी, और गन्ने की पत्तियां जितना ज्यादा प्रकाश के संपर्क में आएंगी उतना ही ज्यादा पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, उसमें भोजन बनने की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल। अगर हम 1.5 फीट 2 फीट की बुआई पे करेंगे तो बेहतर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, गन्ने की बढ़वार अच्छी नहीं होगी, भोजन बनने की प्रक्रिया बहुत कम होगी, इसलिए हमारे गन्ने पतले रहेंगे। अंतर साफ है, जो किसान भाई 4 फीट की दूरी पे बुआई करते हैं, 4.5 फीट की दूरी पे करते हैं, उनका गन्ना स्वस्थ है, मोटा होता है। जो किसान भाई सघन बुआई करते हैं, 2 फीट की दूरी पे 1.5 फीट की दूरी पे बुआई करते हैं, तो अच्छी मोटाई गन्ने की पैदावार लेने के लिए संस्तुत मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें और बुआई गन्ने की लाइनों की दूरी कम से कम 4 फीट रखें। जी, तो गन्ने की गुणवत्ता को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो ये भी एक बात है जो आप बारीकी से ध्यान रखकर अपनी खेती की शुरुआत कर सकते हैं। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी, अभी हम बात कर रहे थे कीटनाशकों के प्रयोग का, तो आपने कहा कि 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में बारिश अगर आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और कई किसानों की समस्या ये भी बता रहे हैं कि बारिश होने से पहले या फसल लगाई है, बारिश होने के बाद लगाई है। कुल मिला के बात यह है कि सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और जैसे देश के लगभग कई हिस्सों में मानसून दस्तक दे दी है, ऐसे में सिंचाई व्यवस्था को कैसे बेहतर करें, कैसे ध्यान में रखें, और कितने समय के अंतराल पर सिंचाई करती रहनी चाहिए सोयाबीन की फसल की उपज लेने तक में? देखिए, वैसे जैसे कि मैं पूर्व में बताया कि सोयाबीन एक वर्षा आधारित फसल है, तो ये खरीफ के मौसम में बोई जाती है। आमतौर पे इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अगर ये देखा जा रहा है, जिसको कि हम जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन जो स्थिति देखी जा रही है, कई बार जो क्या होता है कि जो रेनफॉल, जो बारिश, जो वर्षा का जो फैलाव होता है, वर्षा तो उतनी हो रही, लेकिन जो रेनी डेज, जो बारिश के जो दिन वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे दिन होते हैं बहुत अत्यधिक वर्षा होती है और कुछ जगह पे फिर सूखे की स्थिति देखी जाती है। सो ऐसी स्थिति में हमारी सोयाबीन का जो उत्पादन है वो तो प्रभावित होना ही है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते, कुछ ऐसी पद्धतियां हमने विकसित की और अनुशंसित की है, जैसे कि बोनी के समय पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परंपरागत रूप से जो बोनी हम करते थे सीड ड्रिल से या कतारों की दूरी, जो पहले बैल चलित उपकरण होते थे, अब तो ट्रैक्टर से ही ऑलमोस्ट सभी जगह पे होते हैं।
तो परंपरागत सीड ड्रिल के बजाय एक BBF सीड ड्रिल नाम का एक यंत्र आया है। तो ये यंत्र ऐसे होता है कि ट्रैक्टर द्वारा चलता है और 5 या 6 कतारों के 18 इंच की दूरी पे इसकी बोनी तो होती है और 6 कतारों के बाद में 5 कतारों के बाद में दोनों प्रकार से एक नालियां बनते हुए चलती है। तो ये नालियां दोनों प्रकार से हमें फायदा करती हैं। पहला फायदा तो ये रहेगा कि अत्यधिक अगर वर्षा होती है तो ये नाली को हम खोल देते हैं और ड्रेनेज अपने खेत में पानी जमा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि सोयाबीन की फसल है कि ये बहुत सेंसिटिव है जल भराव के लिए, जल जमाव के लिए, तो उससे हम बचा सकते हैं। और कम पानी होता है, यानी कि जो बहुत कम पानी हो गया तो नाली में जल संचयन का, नमी संचयन का काम होगा। और अगर सूखे की स्थिति भी होती है जो कि पिछले कुछ वर्षों से देखी जा रही है, तो उस स्थिति में जो कि हमारी फसल प्रभावित होती है, तो उस स्थिति में अधिक दिन तक हम फसल को बचाने में सक्षम होंगे। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कई किसान भाई हमारे ये कहते हैं कि अगर उनको पता तो है कि सूखे की स्थिति से फसल गुजर रही है, फसल अभी बढ़वार रुकी हुई है, सिंचाई तो करना चाहिए, उनके पास सिंचाई के साधन भी है, लेकिन वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कल बारिश आएगी, परसों बारिश आएगी। तो एक स्थिति ये हो जाती है कि जब ज़मीन में दरारें पड़ने लग जाती हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल स्थिति होती है। तो हमें ये देखना है कि दरारें पड़ने से पहले ही सिंचाई यदि आपके पास उपलब्ध है, सिंचाई व्यवस्था करते। यदि दरारें पड़ने के बाद में आप जो करेंगे तो आपकी फसल बिल्कुल प्रभावित होगी, उसमें जो मरना नहीं थी वो भी मरने के चांसेस हो सकते हैं। तो जो किसान भाई जो ऐसी स्थिति से गुजर रहते हैं, जो कि सूखे की स्थिति में, अधिक इंतज़ार नहीं करना है। यदि आपको सिंचाई के साधन उपलब्ध है, ज़रूर आपको करना पड़ेगा। जी, तो ये भी एक बेहतर उपाय डॉक्टर बुद्धेश्वर जी ने बताया है। फिलहाल एक दर्शक हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सुनील कटारिया, अमरोहा उत्तर प्रदेश से। सुनील जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सुनील जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है, अगस्त की लास्ट में जब गन्ने में टॉप ओवर आता है वो काफी नुकसान करता है, तो मेरा उसके बारे में प्रश्न था, उसके लिए क्या किया जाए? जी, बिल्कुल सही आपने प्रश्न किया। डॉक्टर पाठक जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा, समय की मांग है, थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना होगा। और सुनील जी, आपके सवाल का जवाब हम आपको एक ब्रेक के उस पार देंगे और आशा है कि आप बने रहेंगे। तो एक वक्त छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हमारे दर्शक थे सुनील कटारिया, अमरोहा उत्तर प्रदेश से, उन्होंने सवाल पूछा था। डॉक्टर पाठक जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पाठक जी, उनके सवाल का जवाब। देखिए, अगस्त के लास्ट में जो आपने कहा कि चोटी बेधक से काफ़ी नुकसान होता है, चोटी बेधक की जो सबसे नुकसानदायक जो पीढ़ी होती है वो तीसरी पीढ़ी होती है, जून के लास्ट में आती है। उसके बाद फिर चौथी पीढ़ी आती है। अगस्त में जो हमारे बेधक कीट हैं नुकसान पहुंचाने वाले, वो अधिकतर तना बेधक कीट हैं, तना बेधक हैं और पोरी बेधक हैं। चूंकि अगस्त में हमारी फसल भी इतनी बढ़वार ले चुकी होती है कि उस पर कीटनाशक का छिड़काव भी बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है, और चूंकि ये तना बेधक तने के अंदर लगता है तो रसायनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी बहुत सफल नहीं होता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसान भाई ट्राइको कार्ड का प्रयोग करें। ट्राइको कार्ड क्या होते हैं? एक कार्ड पे उस कीट के अंडे होते हैं जो हमारे नुकसान करने वाले कीट होते हैं, उनके अंडों को नष्ट कर देते हैं। तो एक ट्राइको कार्ड 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। उस पर 20,000 अंडे होते हैं।
अगर आप एक कार्ड को 1 एकड़ में लगा देते हैं 4 से 5 जगह काट करके, गन्ने के खेत में मेड़ से 4 से 5 मीटर अंदर ले जा करके 4-5 जगह पे अगर लगा दें, तो लगाने के 24 घंटे के अंदर उसमें से तितलियां निकलती हैं, ट्राइकोगामा काइलोनिस की तितलियां निकलती हैं, और वो तितलियां निकल करके जो हमारे बेधक कीट जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंडों को जाके वो नष्ट कर देती हैं। तो जब वो अंडे ही नष्ट हो जाते हैं तो फिर उनसे सूढ़ी नहीं निकल पाती है, और वो सूढ़ी जब नहीं निकल पाती है तो आगे की पीढ़ी उनकी खत्म हो जाती है। तो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें। अब बात यह कि ये मिलेगा कहाँ। ट्राइकोकार्ड आप गन्ना शोध संस्थान के शाहजहाँपुर केंद्र पे, या आप मुजफ्फरनगर के पास हैं तो मुजफ्फरनगर केंद्र पे, या पूरब के किसान जो हैं वो सेवरही केंद्र पर, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। इसके लिए इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी ट्राइकोकार्ड बनाए जाते हैं। तो लास्ट टाइम के बेधक कीटों के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शक फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। रामकिशन हैं अशोकनगर मध्य प्रदेश से। रामकिशन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रामकिशन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, सवाल भी रही है सोयाबीन में चौड़ी पत्ती का जो खरपतवार होता है जी, उसकी समस्या ये आती है कि उसे हम सोयाबीन से ज्यादा उसका हर्बिसाइड का वो असर होता है, तो उससे हम उसका निराकरण नहीं कर पाते। जी, डॉक्टर बोधेश्वर जी। हाँ रामकृष्ण जी, जो जितने भी चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार जो होते हैं, तो खड़ी फसल में अगर उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशकों की जब बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्री मिक्स फार्मूलेशन आया, यानी पूर्व में ही जो उसको कॉम्बिनेशन हर्बिसाइड के नाम से हम बोलते हैं, तो एक इसमें बिल्कुल 2-3 नए बिल्कुल आए हैं, जिसमें कि फ्लुआजिफॉप ब्यूटाइल प्लस फोमेसाफेन, ये एक अच्छा है। इसको जो है ना 1 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे बताया कि एक और बहुत बढ़िया एक खरपतवार नाशक है इमेजेटापायर प्लस इमेजामॉक्स। ये जो है मतलब आमतौर पे इसकी भी 1 लीटर प्रति हेक्टर मात्रा इसको लगती है। लेकिन एक चीज़ आप जैसे मैंने फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस समय पे जब आपकी फसल 1 महीने की हो जाती है तो पत्तियाँ भी बहुत संख्या में अधिक होती हैं, तो पानी की मात्रा यदि आप कम करोगे तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। तो पानी की मात्रा जैसे मैंने बताया पर्याप्त पानी की मात्रा ले सकते हैं। एक प्रोपोक्विज़ाफॉप प्लस इमेजेटापायर, ये भी एक हर्बिसाइड है, ये भी आप खड़ी फसल में उपयोग कर सकते हैं। तो इनसे क्या है कि चौड़ी पत्तियों के लिए इफेक्टिव तो है ही, लेकिन पौधों के बीच में कभी कभी घास भी हो जाती है, तो वो भी इससे जो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जो आप 2-3 कई प्रकार के जो खरपतवार नाशक है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक मुख्य बात ये भी है कि ये खरपतवार जो है, जो छोटी अवस्था में यदि रहते हैं तो उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। यदि बड़े हो जाए तो तब थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, जब भी आपको खुला मौसम मिले, सबसे पहला जो तरीका है कि डोरा या कुल्पा चलाने वाला अगर मिल जाता है मौसम, तो वो आप कर लीजिए। अगर ये नहीं है तब आप जो खरपतवार नाशक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी, डॉक्टर पाठक जी का रुक। डॉक्टर पाठक जी, हम देखते हैं कि गन्ने में कैंसर की समस्या भी आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रही है, इसके लिए क्या समाधान करें किसान भाई? बिल्कुल, ये जो समय है जुलाई अगस्त के महीने में गन्ने का जो कैंसर रोग है, जिसको लाल सड़न कहते हैं या रेड रॉट, जो पहले भी चर्चा हुई है, इसमें किसान भाइयों को मैं विशेष रूप से आगाह करना चाहूँगा कि इस समय गन्ने की पत्तियों पे ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। गन्ने के अगोले के ऊपर की जो तीसरी और चौथी पत्ती होती है, वो एक किनारे से या दोनों किनारों से पहले सूखनी प्रारंभ होती है और धीरे धीरे देखते देखते पूरा का पूरा अगोला सूख जाता है। और जब गन्ने के तने को हम फाड़ करके देखते हैं तो गन्ने के तने के अंदर का जो गूदा होता है वो पूरा लाल हो जाता है और जगह जगह उसके सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। जी, तो ये और अगर हम उसको सूंघते हैं तो उसमें सिरके जैसी महक भी आती है। तो ये हमें जान लेना चाहिए कि लाल सड़न रोग बीमारी, जिसको गन्ने का कैंसर कहते हैं, इस तरह के लक्षण अगर किसान भाई को दिखाई पड़े जुलाई और अगस्त के महीने में, तो तुरंत बिना किसी संकोच के वो उस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके और कहीं नष्ट कर दें। और जहाँ से उन्होंने उखाड़ा है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर 10 से 20 ग्राम उसमें बुरकाव कर दें, या फिर थायोफिनेट मेथिल की ड्रेंचिंग कर दें 0.1%, वो स्थान पे कर दें। और उसके बाद गन्ने की लाइनों, मृदा में संक्रमण को रोकने के लिए गन्ने की लाइनों में ट्राइकोडर्मा 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 1 से 2 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके और गन्ने की लाइनों में डाल करके और उसकी गुड़ाई कर दें। तो इससे मृदा संक्रमण को वो रुकेगा, और जो आप ड्रेंचिंग कर देंगे उससे भी काफ़ी हद तक रुकेगा। और थायोफिनेट मेथिल
0.1% का अगर आप पत्तियों पर छिड़काव कर देते हैं तो ऊपरी संक्रमण भी काफ़ी हद तक रोकने में ये कामयाब होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये कैंसर रोग है। जब गन्ने की बीमारी गन्ने में ये बीमारी आ जाती है तो उस वैरायटी को हमें छोड़ना ही पड़ता है। तो आप जिस बीमारी में ये आ गई है, विशेष रूप से को 0238 में है, तो आप उसकी जगह पे अन्य किस्मों की बुआई करें जो जिसमें के अंदर रोग रोधता है, चाहे कोसा 13235 है, कोलक 14201 है, को 15023 है, कोसा 17231 है, कोसा 18231 है, कोलक 16202 है। इन किस्मों की आप बुआई करें जो लाल सड़न रोग के प्रति रोग रोधी हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी, एक दर्शक हैं जिनका सवाल है, सोयाबीन का बीज RVS 9560 उपचारित करके रखा हुआ है, 5-6 दिन हो चुके हैं, बारिश कम होने की वजह से बुआई नहीं की जा सकी है। क्या सोयाबीन खराब तो नहीं होगा और क्या बीज के अंकुरण में समस्या तो नहीं होगी? घनश्याम है और उज्जैन मध्य प्रदेश का सवाल है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने बीज उपचार तो किया है, लेकिन बीज उपचार को लेकर और क्या कुछ जानकारियां हैं जो आप किसान भाइयों को बताना चाहते हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले घनश्याम जी ने जो पूछा है वो हम बात करेंगे। आपने कहा कि 3-4 रोज पहले आपने उपचारित करके रखा है। यदि आपने फफूंदनाशक से उपचारित या करके रखा है तो वो अच्छी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कल्चर होता है राइजोबियम और PSB कल्चर या जीवाणु खाद जिसको कहते हैं, वो आपको तुरंत बोने के पूर्व करना चाहिए होता है। तो यदि आप फफूंदनाशक का करके रखे हैं, चाहे वो 15 दिन पहले भी करके रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बीजोपचार की। तो सोयाबीन में कई प्रकार की जो बीमारियां होती है, मुख्य रूप से फफूंद जनित बीमारियां तो होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विषाणु जनित जो बीमारी वायरस वाली, और इसमें जो पीला मोज़ाइक वायरस की जो बीमारी होती है वो एक महत्वपूर्ण बीमारी उभर के सामने आई है। और इसका अगर हम देखा जाए तो इसका कंट्रोल हम बोनी के समय पे यदि बीज को बीजोपचार करके करते हैं फफूंदनाशक और कीटनाशक से, तो ये एक मल्टीपर्पज एक उपाय हो जाता है। तो उसके लिए कई प्रकार के जो फफूंदनाशक है, और जो अलग अलग पहले क्या करना पड़ता था, फफूंदनाशक अलग लो फिर कीटनाशक अलग लो। डॉक्टर बुद्धेश्वर जी, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कम शब्दों में दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाई दीजिए। तो एक FIR तरीका होता है, फफूंदनाशक से उपचारित कर ले, उसके तुरंत बाद कीटनाशक जो कि है इमिडाक्लोप्रिड है या थायोमेथाक्सम, उससे उपचारित कर ले, और उसके बाद में जो जीवाणु खाद है उससे उपचारित करके इसको बोनी कर दे। तो हम जो वायरल बीमारियां हैं, पीली मोज़ाइक की बीमारी, उसके साथ साथ तना मक्खी का भी एक प्रकोप होता है, उससे भी हम सोयाबीन को सुरक्षित कर सकते हैं। जी, तो किसान भाई इन सभी जानकारियों का सही तरीके से अपनी खेती में इस्तेमाल करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों के खेती किसानी में परिवर्तन लाया जा सके और जो उनकी समस्या है उनका बेहतर तरीके से समाधान किया जा सके। आप दोनों मेहमान कीमती समय निकालकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, हमारे किसान भाइयों की समस्या को बहुत बेहतर तरीके से समाधान किया, उनकी शंकाओं को खत्म किया और उनको उपाय बताए ताकि उनकी गन्ने की खेती में परिवर्तन आ सके, उनकी उपज अच्छी हो सके, और साथ ही जो सोयाबीन के किसान भाई हैं उनकी जो समस्याएं थी उनका भी समाधान आपने बहुत बेहतर तरीके से किया। डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी, आपका बहुत शुक्रिया समय निकालकर आने के लिए। डॉक्टर बुद्धेश्वर दुबारे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय निकालकर आने के लिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपके कोई भी सुझाव या कोई भी विचार है तो आप हमें लगातार पहुंचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचा सकते हैं। अब अगले हेलो किसान के कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में अगले विषय पर चर्चा होगी दलहनी एवं तिलहनी फसलों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही जो दूसरा विषय रहेगा वो रहेगा बरसात के मौसम में अंगूर की देखभाल कैसे करें। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं। इस विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हैं तो आप हमारे DD किसान के कॉल सेंटर पर फोन कर अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप DD किसान के कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कर सकते हैं। इसके साथ ईमेल के जरिए भी आप हमें अपने सुझाव और सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060। इसके अलावा सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अलग अलग नामों से इंकित किया गया है। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषयों के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप दूरदर्शन के साथ बने रहें, सीखते रहें, नई जानकारी लेते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।